कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था सर? हेलो, हाँ 90। क्वेश्चन नंबर बताइएगा सर। ऐप वाला काम हो गया है, सारा शिफ्ट हो जाएगा। सर आप अपना ऐप लाइए, बहुत जल्दी सर आ रहा है। बताइए सर कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कहां तक हुआ था। सामग्री का वह गुण जिसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स में विरोध करता है क्या कहलाता है? सर प्रतिष्ठंभ कहलाता है, प्रतिष्ठंभता नहीं। ये प्रतिष्ठंभता जो है प्रतिरोधकता के बराबर होता है सर। विद्युतीय परिपथ में जो प्रतिरोधकता होता है उसके बराबर होता है, दैट इज रो के बराबर। अगला, चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 95? चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर बताओ क्या होगा? ए की बी की सी। चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है, यह गलत है। स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसर हो गया था शायद 96 हो गया था 97। चुंबकीय फ्लक्स किस दृष्टिकोण से व्युत्क्रमानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स से चुंबकीय प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रमानुपाती होता है, चूंकि चुंबकीय प्रतिरोध है ये एक प्रकार का। E बराबर लेंज का नियम, E बराबर E समानुपाती d∅dt होता है। पानी मंगवाइए तो। यहां तक हो गया था। फैराडे के नियम में ऋणात्मक चिन्ह की अगर हम बात करें क्या दर्शाता है? ऋणात्मक चिन्ह विद्युत वाहक बल और धनात्मक चुंबकीय प्रवाह। ऋणात्मक प्रवाह ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के विरुद्ध चिन्ह होते हैं, यही लेंज का नियम है। एक विद्युत यांत्रिक रिले विद्युत चुंबक पर कार्य करता है, यहां तक हम आपको बता दिए थे। इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लौह चुंबकीय पदार्थ आयरन, निकेल और कोबाल्ट है। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। तो आंसर हो जाएगा निकेल। आयरन, निकेल और कोबाल्ट लोह चुंबकीय है। एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे तो तुम अनुचुंबकीय है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए आवश्यक है बीएच वक्र अधिक क्षेत्रफल का, निम्न प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोधकता का और निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक का। बताइए क्या हो जाएगा सर? 102 का आंसर बताइए। निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक का, लेकिन ये हम सर अगले चैप्टर में आपको बता पाएंगे। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, अंगूठा हम बोले थे किसको? धारा, बल या गति को। बताइए क्या हो जाएगा? वोल्टता को, चुंबकीय क्षेत्र को, चालक पर लगने वाले बल को। C4 कैट इज द आंसर। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है? प्रतिष्ठंभ मतलब हो गया सर प्रतिरोध। प्रतिरोध 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 का व्युत्क्रम क्या होगा? प्रतिष्ठंभ बोले तो प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रवेश्यता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? प्रवेश्यता। इस्पात को चुंबकित करना क्यों? इस्पात को 105 नंबर में थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया सर। इस्पात को चुंबकित करना कठिन है, ठ होगा ये। कठिन है क्यों? इसमें जंग शीघ्र लग जाता है, इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है, इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है सर, इसलिए इसको चुंबकित करना कठिन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये अस्थायी चुंबक है। अगर हम इस्पात की बात करें तो इस्पात ऑलरेडी अस्थायी चुंबक है। इस्पात की अगर हम बात करें तो इस्पात ऑलरेडी अस्थायी चुंबक है। इस्पात की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये अस्थायी चुंबक है। इलेक्ट्रिशियन की बुक सर मार्केट में मिल रही है। हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है? चुंबकशीलता की माप है सर।
अगर क्षेत्रफल की बात करें हम 106 नंबर, तो यह किसकी माप है? हिस्टैरिसीस लूप की क्या कर रहा है? क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है? तो ये हो जाएगा प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा की माप है सर। इट्स माय मिस्टेक, प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा की माप है क्षेत्रफल। 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸, 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, तो 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर हो जाएगा 107 का। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर। आंसर क्या हो जाएगा? एक और पूछेगा तुमको, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, यही दूगो सर पूछेगा आपका। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग वगैरह तो तुम फिजिक्स में पढ़ता होगा, तो वो पता होगा। कहता निम्न में प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन है? प्रति चुंबकीय मतलब जो चुंबक के प्रति विकर्षण पैदा करे, जो चुंबक के प्रति क्या पैदा करे? विकर्षण पैदा करे, उसे हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है? व्हाट इज द आंसर? सर देखो, फेराइट जो है ये लोह चुंबकीय है, चूंकि इसमें लोहा है। फेराइट जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अगर हम सिल्वर और जस्ता की बात करें सर, तो ये प्रतिचुंबकीय दोनों है, दोनों प्रतिचुंबकीय है, लेकिन प्रतिचुंबकीय गुण जो होता है वो जस्ता का ज्यादा है और सिल्वर का कम है, इसलिए आंसर जस्ता हो जाएगा। इसके बाद सर ट्रांसफार्मर पढ़ा देंगे। अगला, चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते, एकदम सही है। अलग किए जा सकते हैं, गलत है। अलग अलग प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ये भी गलत है। चुंबक को तोड़कर अलग अलग किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 109 का ए फॉर एप्पल। कम धारण क्षमता के पदार्थ उपयुक्त होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? कम धारण क्षमता के जो पदार्थ होते हैं वो कम धारण क्षमता के पदार्थ क्या होंगे? 110 अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त है। अधिक धारण क्षमता के जो पदार्थ हैं, अधिक धारण क्षमता के पदार्थ, अधिक धारण क्षमता के जो पदार्थ हैं वो अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त है। सबका कमेंट्स पढ़ रहे हैं। एमडी सेहान जी आपका तो हमेशा पढ़ते हैं। कहते हैं कम धारण क्षमता के पदार्थ अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त हैं, अधिक धारण क्षमता के पदार्थ अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? सर गतिमान आवेश के परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है। अस्थिर आवेश अगर होगा, हम बताए थे आपको सर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पहले चैप्टर में, अस्थिर आवेश, गतिशील आवेश। अस्थिर आवेश की अगर हम बात करें, अस्थिर आवेश के चारों तरफ केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। गतिशील आवेश के चारों तरफ विद्युतीय एंड चुंबकीय
दोनों क्षेत्र होता है। हाँ, इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे सर। अगर अस्थिर आवेश का एग्जांपल हो गया सर इसका बैटरी, और इसके एग्जाम्पल में गतिशील आवेश के एग्जाम्पल में अगर बात कीजिएगा तो प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा अगला, विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत मोटर में सर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर? 112। चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि सर मोटर जब चलता है उसमें सर हीट के कारण भी लॉसेस होते हैं, लेकिन ये जब मोटर चैप्टर में जाएंगे तब बात करेंगे। और चुंबकीय प्रभाव तो होबे करता है चूंकि करंट प्रवाहित करते हैं। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप के पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानियां। सर ये क्वेश्चन हिस्टैरिसीस हानि की है, बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल समानुपाती होता है हानि के, क्षेत्रफल समानुपाती होता है हानि के, क्षेत्रफल समानुपाती होता है हानि के। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप में पदार्थ का हिस्टैरिसीस हानि क्या होगा? बहुत अधिक होता है। कम क्षेत्रफल होगा तो कम होगा। अगला, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर स्टील का उपयोग किया जाता है, क्यों? बताइए जल्दी से। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब होता है यहां बाहरी चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब होता है बाहरी चुंबकत्व। अगला, एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित करता है? देखो एल्युमिनियम को तो आकर्षित करता नहीं है, आयरन जिंक को आकर्षित करता नहीं है, सिल्वर को भी आकर्षित नहीं करता है, तो कोबाल्ट निकेल और स्टील, स्टील हो गया तो आयरन हो गया, आयरन कोबाल्ट निकेल हो गया। आंसर डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। स्टील मतलब यहां सर लोहे से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक? कार्बन इंडक्टर। हम इसीलिए बोले थे स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है। स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है, ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है। स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है? स्पार्किंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? कार्बन इंडक्टर। स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है, दैट इज कार्बन इंडक्टर। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहा जाता है? बताइए सर। B इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, आपको पता है, पीछे हम बताए हैं, φ/a। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। B क्या है मेरे दोस्त? फ्लक्स घनत्व है। फाई क्या है मेरे दोस्त? फ्लक्स है। ए क्या है मेरे दोस्त? क्षेत्रफल है। पीडीएफ की सर जरूरत है, पीडीएफ कहिएगा तो हम दिलवा देंगे, लेकिन सर कोशिश कीजिए बुक लेने का ताकि आप कंटेंट को लिख सकें। यूट्यूब और यहाँ में फ़र्क होता है सर। यूट्यूब पे जो हम पढ़ाते हैं तो वहाँ कंटेंट बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ बच्चे फास्ट रिवीजन के लिए आते हैं।
यहां एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होता है तो यहां एकदम आराम से पढ़ना होगा, बड़े इत्मीनान से पढ़ना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आपके पास बुक तो हर हाल में होना चाहिए। जब बुक नहीं छाप रहे थे तो बुक काहे नहीं छाप रहे हैं, आज जब बुक छाप दिए तो आप तो सर इतना दिन में सॉफ्ट डे से भी ऑर्डर करते तो आपके पास बुक पहुंच जाता। वैसे हम पीडीएफ फिर से डलवा देंगे। आंसर बताओ। 117 का बी कौन बोल रहा है रे? दरभंगा में भी बुक अवेलेबल है। आंसर बताओ 117 का। ए फॉर एप्पल। बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है? बताइए सर, बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बी क्या है मेरे दोस्त? बी चुंबकीय क्षेत्र है। अगला, आसपास मौजूद होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है, बता क्या कहा जाए? को डैश का होता है। आसपास में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र डैश का होता है। सर जब यह चुंबकीय क्षेत्र होगा मतलब गतिशील आवेश होगा। गतिशील आवेश होगा, और गतिशील आवेश मतलब मूविंग क्वाइल। मूविंग क्वाइल मतलब चल कुंडली। चल कुंडली। नेक्स्ट, अस्थाई चुंबक बनाने में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ में, अस्थाई चुंबक अगर बना दिए सर तो बताइए क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 120? उच्च धारण क्षमता तो होवे करेगा, निम्न तो होगा नहीं, क्योंकि अस्थाई चुंबक, देखो अस्थाई चुंबक की अगर हम बात करें, अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। इसमें अस्थाई चुंबक में उच्च धारण क्षमता होगा, इसमें निम्न धारण क्षमता होगा। उच्च धारण क्षमता होगा तो निम्न निग्राहिता होगा। निग्राहिता मतलब सर होता है इग्नोर करना। जब धारण क्षमता उच्च होगा किसी का भी तो निम्न निग्राहिता होगा। यहां हो जाएगा उच्च निग्राहिता। निग्राहिता मतलब सर इग्नोर करने का गुण। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? उच्च धारण क्षमता और निम्न निग्राहिता। निग्राहिता मतलब होता है इग्नोर करने का गुण। जब धारण क्षमता उच्च है तो इग्नोर कैसे करेगा? इग्नोर करने का गुण। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। एकदम सर किताब लेके लिखना होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। हो गया? चुंबकीय हिस्टैरिसीस को की क्या विशेषता है? 119 का आंसर नहीं बताए थे क्या? मूविंग कॉइल बताए तो बी नंबर। चुंबकीय हिस्टैरिसीस की क्या विशेषता है? क्षेत्र प्रबलता के पीछे फ्लक्स घनत्व हमेशा पश्चगामी रहना चाहिए। यही चुंबकीय हिस्टैरिसीस की विशेषता है सर। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? बताइए सर क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके भाग उत्तर और दक्षिण ध्रुव होंगे।
निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग नहीं किया जाता है? बताओ। परिणामित्र का मतलब हो गया ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता है? बता क्या होगा? 123। सर विद्युत स्त्री हो जाएगा। स्त्री मतलब हो गया आयरन। इसमें करंट दोगे तो चलेगा, करंट दोगे तो चलेगा, करंट नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। करंट देने पर ही चलेगा, करंट देने पर ही चलेगा। सुरक्षात्मक रिले है। रिले एक प्रकार का सेंसर होता है सर, जिसमें सिल्वर के तार का प्रयोग करते हैं। कॉल बेल होता है सर, करंट नहीं भी दीजिएगा, इसमें से चूंकि हॉर्न लगा हुआ होता है, यह अस्थायी चुंबक होता है, सॉरी अस्थायी चुंबक होता है। करंट नहीं भी दीजिएगा तब भी चलेगा, इसलिए कि इसमें हॉर्न लगा हुआ होता है। हॉर्न में जो है सर वो अस्थायित्व होता है, दोनों तार को ऐसे सटाइएगा, चरचराएगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? ए फॉर एप्पल। क्यों हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग नहीं किया जाता है? विद्युत स्त्री में सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पता क्या हो जाएगा? चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता सही है। फ्लक्स बराबर एमएमएफ इंटू प्रतिष्ठंभ। चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। पारगम्यता बराबर 1 प्रतिष्ठंभता। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 124? चालकता बराबर कौन सा संबंध सही है? बताइए 124 का आंसर। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होगा सिला। पारगम्यता बराबर 1 प्रतिष्ठंभता। पारगम्यता मतलब यहां चालकता से है, 1 प्रतिष्ठंभ होता तो सही हो जाता। देखो रिलेशन होता है पारगम्यता चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। चालकता को ही विद्युतीय परिपथ में पारगम्यता लिखते हैं। पारगम्यता बराबर हो जाता है 1 प्रतिष्ठंभ। फ्लक्स फाई बराबर एफएम इंटू आर, ये कोई रिलेशन नहीं है। प्रतिष्ठंभ यानी आरएम। चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। 1 प्रतिरोधकता नहीं होगा, 1 प्रतिरोध होगा। यहां कता को खाली काट दो, 1 प्रतिरोध होगा और यह सही हो जाएगा। पारगम्यता बराबर 1 प्रतिष्ठंभता नहीं होगा, पारगम्यता बराबर 1 प्रतिष्ठंभ होगा, इसलिए यह गलत है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, खाली कता को काट दो। बुक में ही लिखो सर, बुक में ही लिखो। बुक जितना घिनाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। 125। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जा सकती है? धारा की दिशा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। इसी हाथ से सर जनरेटर के लिए, जनरेटर धारा की दिशा को बताता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 125। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। एक मिनट, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम नहीं होगा, जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ना। अरे जनरेटर धारा की दिशा मतलब जनरेटर यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन हाथ का नियम? दाएं हाथ का नियम, यानी जनरेटर के लिए जो नियम लगेगा वही। अगला, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा। सर F बराबर होता है μ0/4 m1 m2 by r²।
यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा। बताइए सर आंसर क्या होगा? 126। डी स्क्वायर के प्रत्यक्ष समानुपाती गलत है, डी स्क्वायर के व्युत्क्रम समानुपाती। 126 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सर देखिए कोई भी चीज टफ नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है। पढ़ाई क्या है मेरे दोस्त? बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बार आप क्लियर होते जाओगे और उतना बार आपका फंडामेंटल क्लियर होते जाएगा और तब आपका काम होता है। कोई भी चीज टफ नहीं है, धीरे धीरे होता है बस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए सर 127 कौन सा कथन सत्य है? एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं, विकर्षित करते। नॉर्थ पोल में विकर्षण होगा। ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी वाइंडिंग में विकसित होती है। गलत है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, आगे पढ़िएगा आप, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, एकदम सही है। सर्किट में वोल्ट मीटर श्रेणी आबद्ध में होता है। नहीं सर, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, वोल्टेज समानांतर में बराबर होता है, इसलिए ये समानांतर में लगता है। और आमीटर जो होता है वो श्रेणी में लगता है। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखते हैं सर। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 15-20 को क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार सर अपने से भी रिवीजन कीजिए पूरा का पूरा, तब क्वेश्चन बनाइए, तब और ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि सर ये आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए चाइनीज लैंग्वेज है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में।